खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। हाथरस की निर्भया के साथ हुई बर्बरता के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस सवालों के घेरे में है। कानून व्यवस्था और प्रदेश में मौजूदा हालात को लेकर हमारे एडिटर इन चीफ वासिंद मिश्र ने बातचीत की है यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल से। देखिए। नमस्कार बृजलाल जी, हम आज आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं कि इस समय जो हालात हैं पूरे देश में पुलिसिंग की और खासतौर से उत्तर प्रदेश इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में माना ये जा रहा है कि एक तरफ जहां मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अत्याधुनिक हथियार, गाड़ियां, सर्विलांस के नए नए टेक्नोलॉजी पुलिस विभाग को दी गई है, वहीं दूसरी तरफ जो उनका रिस्पांस है, उनकी जो डिलीवरी है, जो जनता के लिए उनके कामकाज हैं, वो बहुत ही निराशाजनक है। तो मैं आपका जो इतना लंबा अनुभव रहा है पुलिस विभाग में काम करने का, अलग अलग पदों पर, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा विस्तार से इस पर आप चर्चा करें। जी, ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग थी पहले और उसका सीधा था जनता से संपर्क, वो करीब करीब खत्म होता जा रहा है। हम लोग जब सन 77 में आए, ट्रेनिंग करके 79 में फील्ड में आए, जिलों में आए, तो उस समय मुझे याद है कहीं किसी गरीब की सूचना या कोई नहीं दे रहा है सूचना, मुझे जानकारी हो गई तो खुद गाड़ी लिए जाकर पहुंच जाते थे। आज एसी गाड़ी, जो मैं छोटे शब्दों में कहता हूँ, एसी गाड़ी, एसी घर और एसी बेडरूम, दफ्तर, इन लोगों ने फील्ड वर्क चौपट कर दिया है। कम्युनिकेशन मोबाइल है, सब कुछ तब तो था नहीं, लैंडलाइन का फ़ोन मिलते नहीं था। और तब उस समय हम लोग जाते थे, जब थाने का इंस्पेक्शन करते थे एज एएसपी, एज एसपी, तो एक वहाँ होता था विलेज डिफेंस सोसाइटी, गांव के लोगों को बुला करके उसमें थानाध्यक्ष अक्सर रोल किया करते, कोई डकैत बना, कोई पुलिस वाला बना, पब्लिक को बुलाया, कोई हारमोनियम बजा रहा है, देखिए साहब गांव में नाच गाना हो रहा है, शादी विवाह है, औरतें गीत का, उसी समय डकैत हमला करते हैं। तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन करके पब्लिक को फिर भाषण दे करके एजुकेट करते थे कि कैसे आपको डकैतों का सामना करना है। सीधे हम पब्लिक से जुड़ते थे। और एक मेरा अपना लाइफ में अनुभव रहा है कि बिना जन सहयोग के आप सोचें कि परमानेंट पीस, कानून व्यवस्था, शांति नहीं आ सकती। और इसका एक मैं एग्जाम्पल दूंगा कि आज भी हर जिलों में शांति सुरक्षा समिति की बैठक होली, दिवाली, ईद, बकरीद पर होती है। कलेक्ट्रेट में या कोतवाली में बुला ली गई, थानाध्यक्ष को कह दिया, अपने परिचितों को उसने भेज दिया, लोगों ने डीएम एसपी के शान में कसीदे कसे, समोसा खाया, जलेबी खाया, चाय पिया, खत्म। ये जो है केवल रह गई फॉर्मेलिटी। तो जो पब्लिक का जो ग्रीवांसेस थी, हम लोग सुनते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके करके उनको देखते थे, जाते थे, तो उससे जो जनविश्वास था उसी में सूचनाएं मिलती थी। मैं बेसिकली ऑपरेशनल आदमी रहा हूँ, तमाम ऑपरेशन मैंने खुद लीड किया है, खुद मारे हैं, तमाम ऑपरेशन मैंने डायरेक्ट किया है। तो तमाम सेंसिटिव सूचनाएं पब्लिक देती थी। मैं एक शब्द कहता हूँ, लोगों ने पूछा एक बार कि साहब आपको मुखबिर कहाँ मिलते थे? हम कहे मुखबिर बड़ा गंदा शब्द है, उसमें पीछे दलाली छिपी रहती है। हमारे तो लाखों आंख और लाखों कान थे, हम मिलते थे। बस लोगों को ये रहती, पब्लिक को सब मालूम है क्या हो रहा है, बशर्ते वो लीक ना हो, उसी भरोसा हो। तो जो भरोसा की कमी है उसका इफेक्ट क्राइम पर पड़ रहा है। कोई टेलीफोन नहीं उठा रहा है, अधिकारियों का फोन नहीं उठा रहा है, पब्लिक जाने थानाध्यक्ष नहीं उठा रहा है फोन। तो इसलिए जो ये प्रॉब्लम हो रही है थाना लेवल से जो शुरू होती है, सबसे बात यह है कि हमारा परिवार पहले ठीक ठाक हो, हमें सपोर्ट करे। आप उसी चाहिए स्ट्रेंथ। एक बीच में आपको रोक रहे हैं जी। अभी आपने चर्चा की कि भरोसे की कमी हो रही है, इसको थोड़ा और हम चाहते हैं कि आप एक्सप्लेन करिए। आमतौर पर देखा ही जा रहा है
आज की तारीख में और आज से जब आप लोगों का दौर था उसके बीच में, उस समय जब कोई जानकारी आपको देता था पब्लिक का आदमी, तो उसको भरोसा होता था कि आप उस जानकारी को अपराधी से शेयर नहीं करेंगे या उसके किसी विरोधी से शेयर नहीं करेंगे। आप मेरिट पे उसकी जांच करेंगे, जो उचित कार्रवाई होगा करेंगे। आज ये देखा जा रहा है कि पुलिस विभाग के अंदर वर्दी में अपराधियों का गैंग जैसे ऑपरेशन चल रहा है। अपराधियों से मिलके, अपराधियों से पैसा लेके एक दूसरे को जेल के अंदर, जेल के बाहर फर्जी इनकाउंटर बना के मारा जा रहा है। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? आप लोगों के सामने भी तो चैलेंज ऐसा था है, अपराध को रोकने के नहीं लिए। बिल्कुल चैलेंज था। पहले भी कुछ काली भीड़ें तब भी थी, लेकिन वो संख्या बहुत कम थी। पब्लिक जो सूचना देती, जो सेंसिटिव सूचनाएं आती हैं, वो अपर लेवल पर आती हैं, क्योंकि ये रहता उसको कि हमारा नाम लीक हो जाएगा। हमें कई हुआ, मैंने खुद ऑपरेशन लीड किए, गोली चलाई, उसमें कभी कोई सोर्स आता था, कहता सर जब तक आप नहीं चलोगे तब तक जो कि यहाँ गोली चलेगी, और मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि अगर वो पकड़ा नहीं गया और गोली चलाएगा, मारा नहीं गया, तो समझेगा हमने बताई, हमें मार देगा। तो साहब मुझे विश्वास नहीं है, आप चलोगे तब करूँगा। चलिए चलता हूँ। तो मैंने तमाम करीब 1.5 दर्जन से ऊपर हमने ऑपरेशन खुद लीड किए। काफ़ी बदमाश मारे गए, मेरे हाथों से मारे गए। मेरे ऑपरेशन तो मोर देन पूरे करियर में 300 लोग मारे गए जो मैंने डायरेक्ट किया है। तो पब्लिक फेथ जो था, जब ये आपके डिस्ट्रिक्ट एसपी लेवल पर है, मोस्टली जिलो लेवल पर मेन कड़ियों है, कुछ थाना अध्यक्ष ऐसे हैं उनका भी फेथ रहता है, लेकिन वो अब बड़े गिने चुने शायद रह गए हों, हमारे ज़माने में थे, तब भी थे लोग। तो ये जो फेथ हुआ। दूसरा एक चीज़ ये मैंने कहा कि एक मैं एग्जाम्पल दूंगा पब्लिक फेथ का फ़ायदा क्या होता है। अभी अयोध्या जजमेंट आया है बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद का। मैं एसएसपी था मेरठ का। हमने ये सोचा कि ये कुछ होगा, तो मैंने एड्रेस सिस्टम लगाए। मैंने कहा फोर्स तो मिलेगा नहीं, कई जिलों में जब एक साथ होगा, तो जैसे एक जिले में हो गया तो आपने पीएससी भेज दी, ये भेज दिया, तब तो मिलेगी नहीं। हमने कहा एक ही तरीका है, पब्लिक को जोड़ा जाए। तो मैंने किया पब्लिक को थानावार, हर हफ्ते उनको 10 मिनट बुलाओ थाने पर, हर थाने से 20-25 30 जैसे हूँ, और बिल्कुल उनको छांट करके देख कर अपने लेवल पर। और मैंने उनको ट्रेनिंग, 1.5 साल ट्रेनिंग, 1200 आदमी हमारे वेल ट्रेंड पब्लिक के। और उसके बाद जब बाबरी मस्जिद और इसका ढांचा गिरा वहाँ, तो मेरठ जैसे सेंसिटिव जगह में कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। चूँकि मैंने पब्लिक को जोड़ा था। हमारा एक सिस्टम होता था कि जो जहाँ माइनॉरिटी में है, जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है, संबल था, वहाँ हम अंडरटेकिंग लेते थे पब्लिक बीच में जाकर के, एसपी और जो सीनियर अफसर, कि देखिए आप मेजॉरिटी में हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, कुछ हो गया तो आपको नाम लिखित में। उसी तरह जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में है, तहाँ हिंदू का, धर्मस्थल का। तो ये तमाम चीज़ें सीधे जोड़ा जब हमने, उसका फ़ायदा हुआ और उसमें कुछ नहीं हुआ। वही चीज़ जब 2010 का अयोध्या का जजमेंट आना था, मैं ही एडीजे लॉ एंड ऑर्डर था, पूरे प्रदेश में कहीं पत्ता नहीं ठनका। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया पहले, अभी जिसमें फाइनली ये डिस्प्यूट ख़त्म हुआ, जी हाँ, वो भी जो है हमने अपने अधिकारियों को वो दिया, वो फार्मूला। तो ये चीज़ है, जब तक पब्लिक का फेथ नहीं होगा तब तक ये फोर्स जो है। और जब आज आप देखेंगे पब्लिक चूंकि विश्वास नहीं है, लोग मिल नहीं रहे हैं, जुल नहीं रहे हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ, आप गए, आप देखते होंगे अक्सर साहब पुलिस ने, पब्लिक ने पथराव कर दिया। पहले जब आप मिलते थे तो वहाँ कुछ तमाम आदमी ऐसे होते थे, नहीं साहब कप्तान साहब बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा काम, आपका फेथ है। आज जब आपका बिल्कुल गैप है, शून्य है, बीच में गैप नहीं, तो गए तुरंत पथराव हो गया। ब्रजलाल जी, एक और चीज जो देखने को मिल रही है, जो आप लोगों के दौर में नहीं था, वही कानून थे जो अंग्रेजों के बनाए हुए थे, और अपने देश के नेताओं ने भी उसको बनाए रखा, और उन्हीं कानूनों के दम पर आप अमन चैन कायम करने में आप लोग कामयाब रहते थे, भाईचारा और अमन चैन। और उस समय संसाधन भी कम थे पुलिस के पास, फोर्स भी कम थी, कम थे, हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। आज एक नया चीज देखने को मिलता है कि पुलिस और गृह विभाग के लोग अपनी गलती छिपाने के लिए एक के बाद एक
कड़े कानून बनवाते जा रहे हैं सरकार से, अपने पॉलिटिकल बॉसेस से। जब कोई बड़ी घटना होती है और जब जवाबदेही तय होने लगती है तो एक नया बहाना लेके चले जाते हैं, कहते हैं कि साहब इसमें ये अधिकार पुलिस को मिलना चाहिए, अगर ये अधिकार अब मिल जाए तो हम लॉ एंड ऑर्डर और बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल बॉसेज भी एक के बाद एक पुलिस के उसमें दबाव में आके वो सारे अधिकार उनको देते जाते हैं। आपको लगता है कि वहां कड़े से कड़े कानून बना देने से ज्यादा अधिकार अपने हाथ में ले लेने से पुलिसिंग बेहतर होगी और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा? ऐसा है, कुछ चीजें जो डेवलपमेंट हुई लॉ एंड ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर का सिनेरियो चेंज हुआ, वो चेंज हुआ, सबसे बड़ा उसमें फैक्टर आया आतंकवाद। जब आतंकवाद आया तो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था टाडा, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। मैं एसपी पीलीभीत था 86-88, और मैंने पंजाब में खुद गया, ऑपरेशन किया, और खैर उनके हिट लिस्ट में रहा, मैं काफ़ी चीज़ किया, उसमें इसकी ज़रूरत थी। अगर टाडा ना होता तो मैंने पंजाब को, तो मैं भी टेररिज्म कंट्रोल करने का पार्ट था, मेरे पास 25 आदमी की पर्सनल सिक्योरिटी रही 87 से लेकर 96 तक लगातार। तो ऐसे उसमें जहाँ जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम होती तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, ऐसे उसमें दिस इज मस्ट। लेकिन जब कोई ऐसा कानून बने जिसको आमतौर पर जो इसको पसंद नहीं करता, जो ये करता, कहता ड्रैकोनियन लॉ या सिविल लिबर्टी का, जी हाँ, तो इसके लिए वो होना चाहिए, एक सेफ गार्ड होना चाहिए। कि वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्हें 86 में लाए थे गैंगस्टर एक्ट, और गैंगस्टर एक्ट का उन्होंने कहा कि डीएम एसपी जब फाइनलाइज कर देंगे तब एफआईआर कायम होगा, ठीक है, ताकि दुरुपयोग ना हो। टाडा, इवन जो आप देशद्रोह वो सुनते होंगे, अब तो खैर वो टाडा और ना पलट, जब कांग्रेस आई तो 96 में ये ममता बनर्जी कांग्रेस में थी और गुलाम नबी आजाद लेट गए कि साहब इसको खत्म करिए। पंजाब का खत्म हो गया था, कश्मीर पीक पर आ रहा था, उस समय पॉलिटिकल इसके ऊपर टाडा खत्म कर दिया गया। और उसके बाद जो अंजाम कश्मीर का आज भी देख रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो बनाया गया पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। वो भी मनमोहन सिंह की सरकार आई तो खत्म हो गई। और उसके बाद माननीय राहुल गांधी जी ने और इनकी पार्टी ने किया था कि हम आएंगे तो 153A जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, जो आईपीसी में जो अंग्रेजों के समय के है, वह भी हम खत्म कर देंगे। मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि अब तो बस यही है कि साहब कह दो, कश्मीर को हवाले कर दो आतंकवादियों के। लेकिन इन सब में वो सेफ गार्ड है। टाडा में भी जब था तो टाडा में भी पोटा भी था, और तब उसमें शासन की अनुमति होती है तब चार्जशीट लगती है। इसको तमाम लोग आवाम जानती नहीं, और शासन से भी दुरुपयोग हुआ है। एक प्रकरण में उसमें बताना चाहूँगा, मुख्तार अंसारी कार्रवाई चल रही, सभी जानते हैं, बहुत बड़े माफिया। 2003-4 की बात है, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था डीजी ऑफिस में, सपा सरकार थी, और मुख्तार अंसारी ने कृष्णनंद राय पर हमला करने के लिए लाइट मशीन गन मंगवाई। आर्मी से आई, एक सिपाही लेकर भाग आया, मुन्ना यादव इसका गनर था। उसके यहाँ LMG पकड़ी गई, शैलेंद्र प्रताप सिंह डिप्टी एसपी थे, और पोटा मुकदमा कायम हुआ क्योंकि मुख्तार की टोटल कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड थी। वो जेल में रहकर मैनेज कर रहा था, मुकदमा कायम हो गया। मुझे याद है, मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ कि साहब वो DSP को इतना, यहाँ DG हेडक्वार्टर से उस समय के अधिकारी इतना कि जैसे उसने पाप कर दिया, उसने मार्च 2004 में इस्तीफा दे दिया। उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, नेचुरली पोटा की इन्वेस्टिगेशन तो शासन से उसमें अनुमति कहती थी। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मुख्तार के खिलाफ अनुमति नहीं दी, और मुन्ना यादव उसके भांजे फौजी को 10 साल की सजा हुई। तो ये भी हुआ है। तो दूसरा ये चीज़ है, अब इसमें काम होता, कानून तो बन गया, गैंगस्टर एक्ट का है, लेकिन अगर डीएम एसपी खास का मेन रोल तो कप्तान साहब का है, डीएम साहब को तो ये फॉर्मल सा रोल है। आप देखिए जो नीचे बनकर आया है वो सही है नहीं है। आप सुपरविजन के लिए आप इसे बैठाए हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो। तो गैंगस्टर एक्ट जायज है, ये वीर बहादुर सिंह ने बनाया था 1986 में, लेकिन दुरुपयोग वहीं होता है जब सुपरविजन नहीं होता। इतने अधिकारी जब हम लोग नौकरी में आए
तो खाली जो कैवाल टाउन्स था वहीं पर एसपी सिटी एसपी आ रहे थे, और गोरखपुर, बरेली में, मुरादाबाद में एक एक एडिशनल एसपी थे। आज एक एक जिले में इतने हैं, छोटे जिलों में 2-2 3-3 हैं। लखनऊ में मैं जब था तो एक एसएसपी थे और मैं शहर कप्तान था। तो इतने ज़्यादा अफसर बढ़ गए, लेकिन जो सुपरविजन का होना चाहिए नहीं हो रहा है। तो इसलिए कुछ कानून ज़रूरी है, लेकिन फिर जो सेफगार्ड है, जो सेफगार्ड दिया गया है, हर उसमें जो कानून बना है उसका अगर पालन नहीं होगा तो दुरुपयोग होगा। एक कहावत अपने पूर्वांचल में बोलते हैं कि जब बाढ़ ही खेत चरने लगा, मेड़ ही खेत खाने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो महोबा में घटना हुई, हाँ, और एक घटना आपके दौर में हुई थी इटावा में, जब आप हाँ जी, हाँ थे इटावा, उस समय भी आपके ऊपर अधिकारियों का दबाव था, आप कप्तान थे, आप चाहते तो अधिकारियों की राय मान लेते, आपकी भी लाइफ स्मूथ रहती, पीसफुल रहती, अधिकारी लोग भी खुश रहते, और उस समय की जो सरकार थी, जो मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, वो सब खुश रहते। लेकिन आपने अपने कॉन्शियंस का इस्तेमाल किया, आपने न्याय का रास्ता अपनाया कि नहीं, जो न्याय है वो करना चाहिए। और महोबा में जो हुआ, इन दोनों घटनाओं पर आप थोड़ा बताएंगे कि ऐसा है, किस रूप में देखते हैं उस मैं इसमें एक घटना और जोड़ूंगा। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सबसे पहले कि घटना होती है, और पहले तो शायद छिपा भी ले हल्का हल्का, आज नहीं छिपा पाओगे, और छिपाना भी नहीं चाहिए। क्यों छिपाएं? आज तो तमाम घटनाएं जो लोग छिपाते हैं, लूट हुआ उसको मारपीट में लिख दिया, डकैती को लिखा नहीं, ये लिखा। अल्टीमेटली जो क्रिमिनल पकड़ा जाता है, पता चला 10 किया है, आप एक में बंद कर रहे हैं, और फिर छूटेगा, फिर क्राइम करेगा। अब जो आपने कहा महोबा, मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक डायरेक्ट आईपीएस अफसर, पहला डिस्ट्रिक्ट चार्ज, और काम कर रहा है इसे डकैत, एक्सटॉर्शनिस्ट, धमका करके पैसा लेना। तो ऐसे उस पर देखिए सस्पेंड हो गए हैं, एसआईटी ने रिपोर्ट भी दिया है। आप ये भी देखो कि वहीं का एसपी आज उसके ऊपर रेड हो रही है और फरार है। तो ये जो करप्शन है, इस पर मैं पहले आ जाऊं। करप्शन, हम लोग जब नौकरी में आए तो उस समय गिने चुने उंगली होता था, ये 4-6 अफसर बेईमान है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ सीनियर लेवल पर, खासकर आईपीएस लेवल पर। अब आज दिक्कत ये हो गई कि आज गिनती भी लगता है कौन कौन से ईमानदार हैं। तो जब ये एक चीज होता है, जो आपने कहा मेड़ ही खेत खाने लगे, तो जब इस टाइप के एसपी हो जाएंगे, थानों से पैसा लेंगे, पैसा लेकर थाने का चार्ज देंगे, तो अगर कोई आदमी ईमानदार भी, मान लो थानेदार है, ऐसी बात नहीं वहाँ ईमानदार नहीं है, ईमानदार अपना पर्सनल वहाँ भी ईमानदार है, और सबको ईमानदार रहना चाहिए। अगर उसने 100 रुपया दिया तो 100 रुपये के लिए बेईमानी कर रहा है, वो खुद ईमानदार है। लेकिन एक स्टेज पर सोचेगा कि साहब जब इनके लिए कर रहा हूं तो अपने लिए क्यों ना करूं, तो उसको लाइसेंस मिल जाता है। ये जो सबसे बड़ी चीज है लाइसेंस का। दूसरा, आपने कहा कि मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, औरैया में एक रूलिंग पार्टी के विधायक थे, और उनको चंदा देना था अपने मुख्यमंत्री को, पार्टी अध्यक्ष को। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को टार्चर करके मार डाला। आमतौर पर जब रूलिंग पार्टी का होता है तो आदमी ये होता है, जैसे मीडिया ने हमसे पूछा कि सर ऐसा हुआ है, हम सुबह 6 बजे मेरे घर पर राजभवन में, हमने मालूम किया, हमने अपने तो मैं नंबर 2 था, मैंने डीजी से नहीं बात किया, मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, और मैंने डिसीजन लिया। मैंने कहा सही है, मुकदमा कायम हुआ, एडिशनल एसपी से ट्राई को कराया इन्वेस्टिगेशन, सुरेश्वर अभी नाम है मुझे याद, और उसमें जो कनाइब किया था इंस्पेक्टर होशियार सिंह और एमएलए साहब, इन सबको आजम कारवास हो गया। दूसरी चीज, फोर्स ये हमारा परिवार है, इस परिवार में जब एकजुटता रहती है तब परिवार चलता है। इसी तरह हमारा महकमा है तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है, 3 लाख का परिवार है। अब इसमें सबसे बड़ा चीज है कि जो मुखिया हो उसमें परिवार का विश्वास हो। विश्वास में अगर कोई गलती करे उसको सजा, काम करने में 2 तरीका है, सजा और इनाम, दोनों साथ साथ। अच्छा काम किया इनाम दीजिए, गलती किया एक बार डांट दीजिए, फिर नहीं मान रहा है तो बर्खास्त कर दीजिए। ये सब्सटेंशन वाला कोई कुछ नहीं होता, डिपार्टमेंटल करिए, बर्खास्त कर दीजिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि अगर सही काम किया किसी मातहत ने तो हमें काम करना है, जैसे गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होता है उस तरह से। जब तक ये सीनियर अफसर शॉक एब्जॉर्बर का काम नहीं करेंगे
तब तक फोर्स आप पर बिलीव नहीं करेगा। तो इटावा में आपने वही किया? जी हाँ, इटावा में वही किया था। वो स्थिति मुझे याद है, 9 अप्रैल 90। सैफई के लोग काफ़ी थे, रूलिंग पार्टी के लोग थे। उन्होंने ज़मीन पर कब्जा किया। शाह आलम खान मेरे थानाध्यक्ष थे, तो दुनिया में नहीं है। उसने 22 आदमी पकड़ लिया। फिर सैफई के प्रधान 2 लोग और वो गए, छोड़ने के लिए दबाव डालने लगे और 2 झापड़ मार दिया थानाध्यक्ष को। थानाध्यक्ष जुबल 2200 बंद थे, 325 बंद कर दिया। इसके माननीय शिवपाल जी, माननीय मुलायम सिंह जी के भाई, हम एसएसपी इटावा, मैं इसी कॉलेज में मेरी इटावा पोस्टिंग हुई तो मेरे होम सेक्रेटरी ए.के. रस्तोगी और डीजीआरपी जोशी साहब बोले, ब्रजलाल तुम अपने बैच के पहले एसएसपी हो, तुम्हें बधाई दूं, ये सद्भावना व्यक्त करूं। मैंने कहा सर मेरी वर्किंग ये है, मैं उससे समझौता नहीं कर सकता। मैं माननीय नेताजी के पास गया, मैंने कहा सर मुझे मत ले जाओ, आपको दिक्कत होगी। नहीं माने। अल्टीमेटली जब शिवपाल ने हमला करके थाने पर 100-150 एसओ को पीट करके पूरा थाना गायब हो गया और करके, और उसके बाद हमारे डीआईजी थे 72 बैच के मिस्टर जे.एस. गुंगेश, ये आ गए और उनके वो भी एसएसपी इटावा के भी रह चुके थे, खास थे। हम तो टॉकिंग टर्म पर नहीं थे मुख्यमंत्री से। उसके बाद उन्होंने 8 मुकदमा शाह आलम के खिलाफ फर्जी कायम करा दिया, खुद ऑर्डर करके। हमसे बोले कि एसएसपी साहब लीडरशिप चाह रही है कि शाह आलम खान को जेल भेज दिया। मैंने कहा व्हाट? जिसने सही काम किया, एक किया, थाने पीटा, उसको जेल भेज दिया जाए? हमने कहा मुझे हटा दीजिए, जब तक मैं हूं तब तक ना ऊपर का कोई कर पाएगा ना आप कर पाओगे। उसके बाद शाह आलम को बुलाए और उसको डांटना, ये करना। उसने जैसे शिवपाल जी का नाम लिया तो बोले ऐसे सत्य कहने से क्या फायदा जिससे हाथ मुंह कट जाए। फिर उसने कहा साहब जब वही सत्य है तो मैं क्या कहूँ। वो बड़ा इमोशनल हो गया। उसने मुझसे निकल गया सर मैं देश का नागरिक में हूँ। तो कागज बढ़ाया हमारे डीआईजी ने, कहा इस्तीफा लिखवाऊंगा, लिख इस्तीफा। फिर मैंने कहा शाह आलम चल, मैंने उनसे कहा दिस टू मच, और मैंने फिर माननीय शिवपाल जी के खिलाफ मुकदमा कायम किया, उनके आदमियों को कांप लिया। हालांकि उसका परिणाम हमने जिंदगी भर, आपने भी लिखा था, जब मेरे डीजी घबरा गए थे आपके इंटरव्यू में, वो इतने डर गए कि उन्होंने चुपके से मेरा ट्रांसफर ऑर्डर बंद लिफाफे में भेजा था, वह लिस्ट पर नहीं गया था, और उनके मुंह से निकल गया ब्रजलाल अक्षम और डरपोक हैं। तो आज का आपका शुक्रगुजार हूँ, अखबार में संभाल कर रखा हूँ। आपने मेरी क्वालिफिकेशन से लेकर के मेरा पीलीभीत ऑपरेशन, लखनऊ में माफिया, सब, मैं 4 टाइम प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ, वो सब लिख करके आपने लिखा था कि ऐसा सक्षम अफसर को अक्षम डीजी अक्षम कह रहा है। तो ये चीज़ें हमने क्या काम किया एज ए शॉक ऑब्जर्वर, और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। ठीक है वो पार्टी में, लेकिन तब हमारी आपकी ज्यादा मुलाकात में नहीं थी मुलाकात। मीडिया भी लिखता था उस समय, मीडिया आपने लिखा, नवभारत टाइम्स में लिखा, सबने ये चीज़ों को, एक मीडिया ने लिखा इटावा में जनता दल का राज, डंडे का राज। तो मीडिया भी लिखती थी और निष्पक्षता से लिखती थी। और हम जो जहाँ जहाँ रहे, तो मैंने अपने मातहतों के लिए एक शॉक ऑब्जर्वर का काम किया। हट जाऊंगा मैं, ये हो जाऊंगा, लेकिन मैं सामने हट जाता था। इसलिए आपको मातहत आपका फेथ करता है, आपके साथ चलता है। एक और चीज आप अक्सर हम लोगों को बताया करते थे कि पुलिसिंग, गश्त और ट्रेनिंग जो आप लोगों के दौर में आप लोग करवाते थे, वो अब हो रही है कि नहीं? ऐसा है, सिस्टम तो आज भी है। जो 3 जिलों के लोग, जी हाँ। ट्रेडिशनल पुलिसिंग में था, गश्त पर निकलते थे लोग, और जैसे 3 थाने नज़दीक हैं तो ये कॉमन पॉइंट एसपी लेवल पर तय हो जाता था। वो कहा जाता था भैया यहाँ से गश्त निकलेगी, वहाँ से 3 थाने के या 4 थाना जैसे भी होता था, और रात में 3:30 बजे फला में पॉइंट पर हम मिलेंगे। और गस्टेड ऑफिसर की ड्यूटी लगती थी गश्त चेक करने, वो जाता था है कि नहीं। दूसरा ड्यूटी लगती थी बैंक पर गार्ड है, तहसील पर गार्ड है, डीएमएसपी बंगले पर, तमाम जो गार्ड थी, एक अफसर की डेली ड्यूटी लगती थी डिप्टी एसपी की, और जाकर चेक करता था डेली का साहब वो है कि नहीं, संतरी अलर्ट है कि नहीं है। तो ये जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग थी, गश्त का था, पब्लिक से मिलने का था, ये सिस्टम में तो आज भी है, लेकिन ये लुप्त हो गया है। और इस एसी गाड़ी ने, एसी दफ्तर ने और एसी बेडरूम ने, ये जो फील्ड वर्क हम लोग फील्ड में जाते थे, मैं एडिशनल एसपी जालौन 32 में फूलन मलखान सिंह गैंग चलता था, उनके पास G3 राइफल थी जो 600 राउंड पर मिनट फायर करती। हमारे पास 3 और 3 थी। पीएससी के पास LMG थी, वो बड़ी होती थी।
उसको ले करके हंटर बूट पहन करके बीहड़ों में 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर फोर्स को लेकर लीड कर चलते थे। और आज जो है कोई निकल नहीं रहा है। एसी में 20 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं तो 45 में नहीं जाएंगे। ठंडक है तो साहब 8 डिग्री टेम्परेचर है, 4 डिग्री टेम्परेचर तो नहीं निकलेंगे। तो ये जो हुआ, फील्ड में ना निकलना, ट्रेडिशनल पुलिसिंग खत्म होना, पब्लिक से कांटेक्ट खत्म होना, मातहतों में एक विश्वास पैदा करना। आज थानाध्यक्ष क्या है? देहात के थानों पर 30 सिपाही हैं। जब मैं एसपी सिटी था तो हजरतगंज में 250 सिपाही होते थे थाने में। थानाध्यक्ष उनको मिला करके बात करता था, क्या प्लान करना है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है, इंस्पेक्टर्स को बुला कर बात करता था। चौकीदार आते थे, उनसे बात करता, बेस्ट इन्फॉर्मर हर गांव से। आज कोई बात नहीं कर रहा है। थानाध्यक्ष के कुछ हो जाते हैं, 4-6 जैसा थाना हुआ, यहाँ 2-4 कार खास क्या हुआ, वो केवल कार खास से बात करता, अपने इंस्पेक्टर से बात नहीं करता। और इन्वेस्टिगेशन में गाइड करना, बदमाश को पकड़ना, ये करना तो बड़ी दूर की बात हो गई। बस वो खास हैं जो उनके लिए बेईमानी का पैसा कलेक्ट करके लाते हैं, तय करते हैं। तो ये स्थिति आ गई है अब कि अब ये सस्पेंशन और फला होम्योपैथिक दवा से काम नहीं चलेगा। आपके टाइम में वो हनी ट्रैप भी होता था क्या? जैसे आजकल तो टेक्नोलॉजी है और जो बड़े अधिकारी हैं जिलों में, नहीं उसमें नहीं होता था। तो बजाय कि जैसा आप कह रहे हैं कि ग्राउंड में जाने के, गश्त चेक करने के, गश्त करवाने के, वो अपने मोबाइल पर अपने महिला मित्रों से मैसेजिंग करना और चैट करना, उसी में बिजी रहते हैं मैक्सिमम टाइम। हाँ, तमाम लोग हैं ऐसे, कुछ का नाम भी उजागर हुआ। और ये आप लोगों के दौर में कैसे आप लोग करते थे? आप लोगों को भी तो, आपका भी यंग एज था, आपको भी लगता है ऐसा था, इस तरह के लोग हमारा ये था, ऐसा है। हम कहते थे हम शीशे घर में रहते हैं, तो आपका जो आचरण है, मुझे जब ट्रेनिंग दी गई थी और मुझे पहली बार वर्दी पहनाई गई थी पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, माननीय राजदेव सिंह हमारे डायरेक्टर थे, 1948 बैच के, पहला बैच। तो उन्होंने बाकी भाषण दिया पब्लिक ग्रीवांसेस का, इसका उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई अपराध आपसे होता है तो वो अपराध किसी पब्लिक वाले से किए गए अपराध से ज्यादा गंभीर है। दूसरा चीज उन्होंने कहा था कि ये आपके कंधे पर सितारे जो लगे हैं ये दिनों दिन बढ़ते जाएंगे, ये आपकी कमाई है, आपके पसीने कमाई है, इसको दुनिया की कोई खान खरीद नहीं सकती। हाँ, 2 सूरत में आप इसको खो सकते हैं, अपनी सुरक्षा से इस्तीफा देकर घर चले गए, या अपने अविवेकपूर्ण दुष्कर्मों से। मुझे अपने डायरेक्टर की वो बात याद आती है, जब इटावा के बाद मुझे प्रताड़ित किया गया, एक मेरे अफसर ने कहा कि जा करके क्षमा मांग लो, तो मुझे अपने डायरेक्टर की बात आई कि ये कोई खान होने की, ठीक है परेशानी हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहे इधर उधर, लेकिन जो आज भी कहता हूं, अगर आप ईमानदार हैं, निष्पक्ष हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा ब्रिजलाल जी, आपको आपके याददाश्त में है कभी कि आपकी पुलिस या आपके नीचे के कर्मचारियों ने कभी ऐसा काम किया हो कि जो विक्टिम रहा हो, जो पीड़िता है, उसी को पीड़ित किया गया हो, उसके परिवार को पीड़ित किया गया है, उसको रात में जबरन उसकी डेड बॉडी जला दी गई हो बिना परिवार को भरोसे में? कभी ऐसी घटना हुई थी? एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। मैं एसपी पीलीभीत था, रामलीला था 87 का, लोग बुला लिए मुझे उद्घाटन के लिए। मैं गया, लौटा तो एक ब्राह्मण महिला थी, करीब 40 साल की, उनका बेटा रहा होगा 12 साल के। जैसे मैं उतरा तो मेरा पैर पकड़कर रोने लगे। क्या हुआ कि साहब पंडित जी को मेरे गलत केस में दरोगा जी शर्मा जी थे, घुगचाई चौकी, पूरनपुर, भेज दिया। मैं वहीं से सीधे आया चौकी पर और हमने कहा क्या मुकदमा कायम है? तो मुकदमा कायम था। घटना ये थी कि एक यादव जी का आजकल मूंज लगा होता ना, उसको चीरते हैं, काम आता है। तो पंडित जी मूंज चीर रहे थे, वह गांव में सिस्टम था, कोई भी चीर ले कोई। ये दारू पिए हुए थे, बंदूक लिए हुए थे यादव जी। इन्होंने कहा पंडित चोरी कर रहा है, फला कर रहा है, और गोली चला दी। उसका हड्डी पैर की टूट गई, वही इमोबिलाइज हो गया। उन्होंने मैनेज किया, हमारे शर्मा जी दरोगा थे, और उन्होंने एक FIR लिख दिया कि मैं गया तो ये मेरे खेत में धान काट करके चोरी कर रहा था, इसने मेरे ऊपर तमंचा से फायर किया, मैंने फायर किया, तो मुझे नहीं लगा इसके है, और दरोगा जी ने उसी आदमी को जेल भेज दिया। मैं मौके पर गया और उस समय
ना कीचड़ था ना कुछ, हमने तमंचा कहाँ है? अगर तमंचे से फायर किया पंडित जी ने तो तमंचा कहाँ है? वो तमंचा नहीं मिला। फिर मैंने उसी पर ख़त्म किया उस केस को, और उस केस को उल्टा उसमें बंद किया, उनको सस्पेंड किया, डिपार्टमेंटल हुई, ये हुई। लेकिन ये बुलंदशहर और बलरामपुर 2 जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। हाँ, आप उस केस के मेरिट पर आप डिबेट कर सकते हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एक इंसानियत भी होती है। और पुलिस तो हमेशा कमजोर के लिए बनाई गई है कि कमजोर को न्याय दिलाएगी। इन दोनों लड़कियों को रातों रात बिना परिवार वालों को भरोसे में लिए उनका अंतिम संस्कार पुलिस ने जबरन कर दिया। ये कितना मुनासिब? ये मुनासिब नहीं, बिल्कुल गलत है। मतलब ये करके कि आप उनको, कोई चोर नहीं थे, कोई डकैत नहीं थे, हाँ। आपने पोस्टमार्टम किया, टेररिस्ट नहीं थे, टेररिस्ट को भी डेड बॉडी हाँ देते हैं। कुछ केसेज में साहब इसमें से कश्मीर में हुआ, ये हुआ तो भाई याकूब मेनन को ही गाड़ दिया है, वो अलग बात है। लेकिन वो रेयर केस होता है। लेकिन ऐसे केसेज में ह्यूमन इनकाउंटर में क्रिमिनल मारे जाते हैं, आप डेड बॉडी हैंडओवर देते हैं पोस्टमार्टम। अरे अभी विकास दुबे का भी दिया। लेकिन ये जो घटना हुई है, मेरे समझ में नहीं आया कि क्या लीडरशिप है वहां की। जिले लीडरशिप मतलब पुलिस की लीडरशिप। एसपी क्या कर रहा है, एडिशनल एसपी क्या कर रहा है, या डीएम क्या, और डीएम क्या कर रहा है। आप जो है रात में उसके घर के 1-2 लोगों को बुला लिया, उसके सामने जो है बिल्कुल गलत है। नहीं थे वो, जबरन नहीं, बिल्कुल गलत है। और रियली ऐसे लोगों पर कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे लोग सबक। इसको कोई सभ्य सोसाइटी, कोई पुलिस अफसर, कोई इसको जायज नहीं ठहरा सकता। बिल्कुल नाजायज है, गलत है, सरासर गलत है। और एक और आखिरी बात, हाँ। चूंकि आप लखनऊ जैसे जगह पर रहे, इटावा जैसे, आप 3 जगह रहे जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहा हम लोगों के समझ से। मेरठ समय का जो माहौल था, हाँ, मेरठ रहे, आगरा, पीलीभीत, बाराबंकी, इटावा, हाँ, और लखनऊ सारे बड़े, लखनऊ, हाँ, सही बात है। आपने अपने कार्यकाल में कभी इस तरह का देखा है कि पुलिस विभाग मीडिया को ही मुलजिम बनाने लगे अगर मीडिया कोई फैक्ट उजागर करता है? कभी नहीं। और मीडिया को धमकाने लगे, मीडिया के खिलाफ? नहीं, कभी नहीं। आरोप लगाने लगे? नहीं, कभी नहीं। मीडिया के खिलाफ ये चीजें, अगर घटना सही है, सत्य है, तो सत्य कहने में उसको करना गलत है। हालांकि मैं एक चीज और कहूंगा, ये कुछ आजकल वेब पोर्टल चल गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, जो फैक्ट्स पर आधारित, जो फैक्ट है, वो वेब पोर्टल वाले भी अगर फैक्ट्स कर रहा है तो उसको सम्मान करना पड़ेगा। अब जैसे उस लड़की को रात में जलाया गया, हाँ, परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को उसका मुंह देखने की इजाजत नहीं दी गई, हाँ, और अब पुलिस विभाग के लोग ये धमकी दे रहे हैं कि जो लोग इस खबर को चलाएंगे वो दिखाएंगे, जो लोग कहेंगे कि उस लड़के के साथ रेप हुआ था, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो समाज का सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। समाज का सद्भाव, सही बात ऐसा है, देखो ऐसा है, सत्य उजागर करने से दूसरा ये होता है, FIR हम लिखते हैं, अगर झूठा भी लिखा रहा है तो कानूनी आप उसको मना नहीं कर सकते। मना नहीं करते। FIR लिख गया, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो फैक्ट पाता है उस पर हम गलत है तो निकाल देते हैं। और FIR तो पुलिस ने ही लिखा है, पुलिस ने लिखा है, आरोप है। अब उसके बाद नेचुरली परिवार के लोग कह रहे हैं तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। अब आप सोचो कि ये गलत बोल रहे हैं तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में आप तुरंत निर्णय नहीं ले सकते। या तो आप ऐसा एविडेंस आपके पास है कि आप लाए, नहीं साहब ये नहीं, ये हैं, और वो बात कहिए। लेकिन अगर वो माँ बाप कह रहे हैं, मीडिया चला रही है, परिवार चला रहे हैं, तो उसको कहना कि हम बंद कर देंगे, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, अपनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने। थैंक यू भाई साहब। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।